नमस्कार। आज हम ऊष्मा और तापमान की दुनिया में कह सकते हैं थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर ऊष्मा.pdf दस्तावेज के कुछ अंश हैं जी। और हमारा इरादा है इसके मुख्य विचारों को समझना। ऊष्मा क्या है, कैसे मापते हैं, चलती कैसे है और कौन से नियम हैं इसके पीछे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो ऊष्मा ये आखिर है क्या? स्रोत कहता है कि यह ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान के अंतर से बहती है। सही। और इसमें वो कार्य वाला कनेक्शन भी है। W = JQ, मतलब ऊष्मा से कार्य। हाँ, मतलब ऊष्मा और कार्य एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है असल में। अच्छा, और तापमान? वो सिर्फ गर्मी या ठंडक का एहसास है? एहसास तो है ही, पर उससे ज्यादा जरूरी तापमान ये तय करता है कि ऊष्मा बहेगी किधर। हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर। ये इसका नियम है। ठीक है, अब इसे मापते कैसे हैं ऊष्मा को? जूल तो सुना है, SI मात्रक। हाँ, जूल। पर ये कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब BTU ये भी बहुत सुनने में आते हैं। हाँ, आते हैं। ये पुरानी इकाइयां हैं पर अब भी काफी इस्तेमाल होती हैं। इनकी परिभाषाएं थोड़ी अलग हैं। जैसे कैलोरी जो खाने पीने की चीजों पर लिखी होती है वो ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ा दे। अच्छा। और BTU ये ज्यादातर अमेरिका में हीटिंग सिस्टम वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा है। ओ, तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग इकाइयां बन गई। बिल्कुल। अब आते हैं तापमान पर। थर्मामीटर से नापते हैं, ये तो पता है, पर इसमें भी कई पैमाने हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये क्यों? देखिए, ये ऐतिहासिक विकास और अलग अलग जरूरतों का नतीजा है। सेल्सियस सबसे आम है, पानी के जमने 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने 100 डिग्री सेल्सियस पर आधारित। हाँ, ये तो स्कूलों में पढ़ा है। फ़ारेनहाइट में यही पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री होते हैं। और केल्विन वो वैज्ञानिक कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 पर आधारित है। परम शून्य? हाँ, मतलब वो न्यूनतम संभव तापमान जिससे नीचे कुछ ठंडा नहीं हो सकता। ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, यानी 0 केल्विन। बिल्कुल, 0 केल्विन। और इनके बीच बदलने के सूत्र भी हैं, जैसे C100 = F-32/180 = K-273/100। अच्छा, ये सूत्र देखा है। तो ये 100 और 180 का अंतर पानी के जमने और उबलने के बीच की डिग्री का ही है? सही पकड़ा। सेल्सियस में 100 डिग्री का अंतर है, फ़ारेनहाइट में 180 का। दिलचस्प। और क्या अलग अलग तापमान रेंज के लिए अलग अलग थर्मामीटर होते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे सामान्य तापमान के लिए पारा वाला थर्मामीटर ठीक है, पर बहुत ठंडे या बहुत गर्म के लिए वो काम नहीं करेगा। तो फिर? बहुत ज्यादा तापमान, मान लीजिए भट्टियों का तापमान, या बहुत कम जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, उसके लिए गैस तापमापी या प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी या फिर तापयुग्म तापमापी इस्तेमाल होते हैं। तापयुग्म? हाँ, थर्मोकपल। ये -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ओह, काफी बड़ा रेंज है। जी। अब ये बात करते हैं कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? इसके 3 तरीके बताए हैं: चालन, संवहन और विकिरण। हाँ, ये 3 मुख्य तरीके हैं। चालन यानी कंडक्शन, ये ठोस चीजों में होता है। जैसे अगर आप गरम चाय के कप में चम्मच डालें तो थोड़ी देर में चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। हाँ, होता है। वो चालन है। अणु अपनी जगह पे कांपते हुए ऊर्जा आगे पास करते हैं। और संवहन? कन्वेक्शन। संवहन होता है द्रवों और गैसों में। इसमें पदार्थ के अणु खुद चलकर ऊष्मा ले जाते हैं। जैसे पानी उबालते समय नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। अच्छा, वो जो पानी में उबाल आता दिखता है। बिल्कुल। और तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये तरंगों के रूप में चलता है। जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है, बीच में तो वैक्यूम है, कोई माध्यम नहीं, फिर भी गर्मी आ जाती है। हाँ, ये तो है। तो चालन ठोस में, संवहन द्रव गैस में और विकिरण बिना माध्यम के। बिल्कुल सही। एक और चीज होती है अवस्था बदलना, जैसे बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना। ये कैसे होता है? ये एक निश्चित तापमान पर होता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, इसे गलनांक कहते हैं।
पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। खास बात यह है कि जब अवस्था बदल रही होती है, जैसे बर्फ पिघल रही है, तो आप उसे और गर्मी देंगे पर उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरी बर्फ पिघल न जाए। अरे, तापमान नहीं बढ़ता? नहीं, वो जो अतिरिक्त ऊष्मा दी जा रही है वो तापमान बढ़ाने के बजाय सिर्फ अवस्था बदलने में खर्च होती है। इसी को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अच्छा, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई ऊष्मा? हाँ, कह सकते हैं। गलने की गुप्त ऊष्मा अलग होती है और भाप बनने की, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अलग, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काफी ज्यादा होती है। इसीलिए शायद भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस भाप में बहुत ज्यादा गुप्त ऊष्मा होती है जो त्वचा के संपर्क में आने पर एकदम से निकलती है। समझ गया। आखिर में ऊष्मागतिकी के नियम, थर्मोडायनामिक्स, इनका सार क्या है? देखिए, पहला नियम तो मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण ही है। ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। मतलब ऊष्मा और कार्य वाला संबंध? हाँ, WJQ उसी का हिस्सा है। आप ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं, कार्य को ऊष्मा में, पर कुल ऊर्जा उतनी ही रहेगी। और दूसरा नियम? दूसरा नियम ये थोड़ा गहरा है। ये ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर अपने आप। और ये भी कहता है कि आप ऊष्मा को 100% कार्य में नहीं बदल सकते। कुछ न कुछ ऊष्मा हमेशा बेकार जाएगी या फैल जाएगी। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब कुछ ऊर्जा का नुकसान तो होगा ही। नुकसान नहीं, कह सकते हैं कि वो उपयोगी कार्य में नहीं बदल पाती, फैल जाती है। यहीं से एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। सिस्टम में अव्यवस्था या ऊर्जा का फैलाव समय के साथ बढ़ता है। एंट्रोपी, ये तो काफी गहरा विषय लगता है। तो हमने आज ऊष्मा, तापमान, उनके मापन, ऊष्मा के चलने के तरीके, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के मूल नियमों पर बात की। हाँ, ये बुनियादी बातें हैं, पर हमारे आसपास की दुनिया और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोच रहा था। अगर ऊष्मा को 100% कार्य में नहीं बदला जा सकता, जैसा दूसरे नियम ने बताया, तो इसकी कोई सैद्धांतिक सीमा है क्या? मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दक्षता हासिल कर सकते हैं? और ये सीमा भविष्य की ऊर्जा तकनीकों को कैसे प्रभावित करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी एक सैद्धांतिक सीमा है जिसे कार्नोट दक्षता कहते हैं, और ये सीमा वाकई इंजनों और पावर प्लांट्स के डिजाइन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इस पर सोचना जरूरी है।